Yes, lesson 5 was finished. Question answers करने हैं हमें इसके. Have you understood the lesson? Any problem you want to ask? Shall I start the question answers? Okay then. This question number 1. This play, written in 1950s, is a humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family. What are the issues it raises? 1950s में ये प्ले लिखा गया है और in a very humorous and satirical means taunting young के रूप में लिखा गया है ये. तो कौन से issues हैं? The issues are that the housewives are considered the most inferior in the family. सब देखा जाए तो जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबसे ज्यादा काम हाउसवाइफ्स करती हैं. They have to look after the entire family, all the household work. लेकिन फिर भी उनके काम की ना कोई वैल्यू होती है. Neither they are paid for it nor they are valued for it. So the issues about the status of women in the family, of the mother in the family, or of the wife in the family are raised in this lesson. Number 2, do you think it caricatures these issues, or do you think that the problems it raises are genuine? How does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? तो इस प्ले में जो ये प्रॉब्लम उठाई गई है, जो मुद्दा, जो इशू उठाया गया है, वो जेन्युइन है. बिकॉज जनरली वी सी दैट इट हैपेंस. सब लोग अपना एंजॉय करते रहते हैं. नोबडी थिंक्स अबाउट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मदर और द वाइफ, दैट शी ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स. वो सबकी जेन्युइनली देखभाल करती है, सबके ऑर्डर्स फुलफिल करती है, सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है. बट और ये सब करते करते शी डज नॉट हैव द टाइम टू लिव फॉर हरसेल्फ. उसकी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, उसकी भी कुछ चॉइसेस हो सकती हैं. शी ऑल्सो नीड्स सम change, some type of entertainment. She also can want to enjoy herself, but that is not possible. जैसा कि इस लेसन में दिखाया गया है that all the 3 members, Doris, Cyril and George, they are just enjoying themselves outside the house. वो सिर्फ घर में आते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं और निकल जाते हैं. And then finally they come home only to sleep and rest. So और इस प्ले में फाइनली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसको अपनी पर्सनालिटी एक्सचेंज करनी पड़ती है, मिसेस पियर्सन को, विद मिसेस फिजराल्ड, जो कि एक बोल्ड लेडी है. शी हैज टू एक्ट इन अनदर वे. उसको थोड़ा सा अपना रवैया जो है वो स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है. और जब वो फर्म होकर के अपने डिसीजन पर वो ये कह देती है दैट आई एम नॉट गोइंग टू फुलफिल योर नीड्स, तुम्हारी जरूरतें मैं पूरा नहीं करूंगी, तब जाकर के उन लोगों को समझ में आता है दैट यस शी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हेन शी सेज कि वीकेंड पर सैटरडे संडे शी विल नॉट डू एनी वर्क एंड शी कैन ऑल्सो गो आउट फॉर द वीकेंड, तो तब जाकर के उन लोगों को लगता है एंड एट दैट नाइट
उनमें से कोई भी घर से बाहर नहीं जाता। Question number 2. If you were to write about these issues today, what are some of the incidents, examples, and problems that you would think of as relevant? So, this play was written in 1950s, but these issues are relevant even today because आज भी कई घरों में वही स्थिति है, especially in middle class families. Everybody goes out and enjoy himself or herself. जैसा कि इसमें दिखाया गया है प्ले में, that Doris is also a female, but she also has the same attitude towards her mother. उसको अपना 8 घंटे का काम इम्पोर्टेंट लगता है, but her mother's work is not important for her. She just wants her to fulfill the duties towards the family. तो यही इश्यूज आज भी रेलिवेंट हैं, आज भी इसी तरह के इंसिडेंट्स एग्जांपल्स मिल सकते हैं हमें. So this you have to write on your own according to the lesson. Number 3, is drama a good medium for conveying a social message? Yes, of course, drama is a good medium for conveying a social message because जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो merely we just read it, उसमें कितना हम ग्रैब कर पाते हैं, कितना गेन कर पाते हैं, दैट डिपेंड्स कि कितना कंसंट्रेटली आपने उसको पढ़ा है. बट जब कोई चीज एज अ पिक्चर हमारे सामने चलती है, जब स्टेज पर वो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, तो जो कैरेक्टर्स के इमोशंस होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे सामने होती हैं और उनके गेस्टर्स हमें बता देते हैं कि उनको इस वक्त कैसा लग रहा है. तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस चीज के साथ. और जो कैरेक्टर्स हमारे आसपास हमारी लाइफ में होते हैं, जब उनको हम सामने अपने सामने देखते हैं परफॉर्म करते हुए, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जुड़ जाता है, वो रिलेवेंट हो जाते हैं हमारे लिए. एंड उसका असर, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है ह्यूमन माइंड्स पर बजाय रीडिंग के. सो डेफिनेटली ड्रामा इज अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज. और उसको बहुत सारे लोग देखते हैं क्योंकि रीडिंग हैबिट कुछ ही लोगों की होती है, बट जो सामने चल रहा है जस्ट एज अ मूवी, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ वो मैसेज पहुंचाया जा सकता है बाय द मीन्स ऑफ ड्रामा. Question number 4. Read the play out in parts and act the play on a suitable occasion. So this you don't have to do. ये तो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए इसमें कहा गया है. Question number 5. Discuss in groups plays or films with a strong message of social reform that you have watched. So this also you have to do on your own. अपने आप आपको लिखना है. कोई मूवी अगर आपने ऐसी देखी है या कोई फिल्म ऐसी देखी है, कोई प्ले ऐसा देखा है या पढ़ा है, तो उसको आपको उसके बारे में लिखना है जिसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है अबाउट सोशल रिफॉर्म. So you have to do question number 1, 2, and 3 in your notebook, and rest of the questions, and 5 also. Question number 1, 2, 3, and 5. Is that clear? Any problem?
ओके देन। यस। कल से आप लोगों की नहीं होगी इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस, जब तक कि नेक्स्ट कुछ मैसेज नोटिस नहीं आता है। फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू हैव ओनली योर ऑप्शनल क्लासेस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इंग्लिश और हिंदी की क्लास अभी नहीं है। एंड नियति व्हाई आई डोंट नो, हैव जस्ट गॉट द मैसेज। तो you can get this information from the school. तो जब तक के दोबारा से इंग्लिश क्लास रिज्यूम नहीं होती है, तो तब तक आप लोगों को जो भी हमारे 5 लेसन इसमें हो चुके हैं, एंड आई थिंक 5 ही उसमें हो चुके हैं आपके हॉर्नबिल में। हॉर्नबिल, लेट मी सी। यस, 5 लेसन उसमें हो चुके हैं और 5 लेसन इसमें हो चुके हैं। तो इन्हें आप अच्छे से करते रहना। और उसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन है, जैसे कि जो आप लोगों का पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, टेंसेज है, मॉडल्स है, उसकी एक्सरसाइजेज आप लोग करते रहना। इज दैट क्लियर? अभी अगर आपको इन्हीं लेसन्स में से कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क।
So okay then, ये पोएम हम लोग पढ़ लेते हैं. जस्ट लेट अस हैव अ रीडिंग. बाकी इसको डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग. क्वेश्चन आंसर्स बाद में होंगे. We can just read this poem. Are you ready? Then open page number 71 of this book. Snapshot. Page number 71. The Tale of Melon City. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poems by Vikram Seth. Vikram Seth is a prominent writer, poet. तो इसका जो कलेक्शन है उसमें से ये पोएम ली गई है. And it's a simple poem. The king in this poem is just and placid. Does he carry his notion of justice a bit too far? वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और अच्छा राजा है. He's very humble. So let us see what happens. In the city of which I sing, there was a just and placid king. The king proclaimed an arch should be constructed and that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. So, in the city of Milan, there was a king who was just and placid. उसने एक दिन घोषणा की कि एक आर्च यानी कि एक ब्रिज जैसा कंस्ट्रक्ट किया जाए. ताकि वहां आसपास जो दर्शक लोग हैं वो उसको देख सकें. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. तो उन्होंने वर्कमैन जो थे उन्होंने ऑर्डर्स फॉलो किया. The king rode down the thoroughfare to edify spectators there. Under the arch he lost his ground. The arch was built too low of ground. Appeared upon his placid face, the king said, "This is a disgrace. The chief of builders will be hanged." The rope and gallows were arranged. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout. "O king, it was the workman's fault." "Oh," said the king and called a halt. To the proceedings, let us first read this, then I'll explain you. To the proceedings being just and pleasure now, he said, "I must have all the workmen hanged instead." The workmen looked surprised and said, "O king, you do not realize the bricks were made of the wrong size." "Summon the masons," said the king. The masons stood there quivering. It was the architect, they said. The architect was summoned. "Well, architect," said his majesty, "I do ordain that you shall be hanged." Said the architect, "O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plans when I showed them to you." The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head. But being a just and placid king, he said, "This is a tricky thing. I need some counsel. Bring to me the wisest man in this country." The wisest man was found and brought, nay, carried to the royal court.
He could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. But in quavering voice he said, the culprit must be punished. Truly the arch it was that banged the crown off, and it must be hanged. To the scaffold the arch was led, when suddenly a counsellor said, how can we hang so shamefully? What touched your head, your majesty? True, mused the king. By now the crowd, restless, was muttering aloud. The king perceived their mood and trembled, and said to all who were assembled, let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone, and that immediately. The noose was set up somewhat high. Each man was measured by and by, but only one man was so tall he fitted one man, that was all. He was the king, his majesty was therefore hanged by royal decree. Thank goodness we found someone, said the ministers, for it if instead we had not, the unruly town might well have turned again against the crown. Long live the king, the ministers said. Long live the king is dead. They pondered the dilemma, then being practical minded men, sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. As is our custom, this will be enforced with due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. The guards cried, wait. Who is to be the king? Decide, a melon. The idiot replied. This was his standard answer to all questions. He liked melons. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. This happened years and years ago. When now you ask the people so, your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice, if his majesty rejoice in being a melon, that's okay with us, for who are we to say what he should be as long as he leaves us in peace and liberty? The principles of laissez-faire seem to be well established there. So this is just a humorous poem, जो एक माइथोलॉजिकल पोएम होती है. बहुत पहले आपने वो लेसन पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा. उसी तरह का हिस्सा यहाँ पर है. Whenever the classes will resume, then only we'll do it. And तब तक के लिए आप लोग जो अभी 5 लेसन हो चुके हैं उनको करते रहना. और जैसा कि मैंने बताया है, ग्रामर की एक्सरसाइजेस जो आप लोग ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं 10th में, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग देम. और सबसे बेस्ट होगा जो ट्रांसलेशंस आप लोग करते थे 10th में, डेली 1 पैराग्राफ लिखना है आपको, सो दैट आपकी जो राइटिंग स्किल है और वोकैबुलरी है वो डेवलप होती रहे. इज दैट क्लियर?